हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, इस पेपर के 100% सॉल्यूशन की बात करेंगे, जो कि हुआ है हमारा 9 नवंबर 2020 को। ठीक है ना। आप इस पेपर के सॉल्यूशन से यह पता कर सकते हैं कि आपने परीक्षा में किस प्रकार के नंबर गेन किए हैं और आपने क्या क्या गलतियां की हैं जो आपको आने वाली परीक्षाओं में नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने कि क्षेत्र ज्ञ व्यंजन है। पहला ऑप्शन है लुंठित व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो क्षेत्र ज्ञ हमारा होता है संयुक्त व्यंजन। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें हम कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है तो उसे क्रिया शब्द के अंतर्गत आता है। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या विशेषण शब्द। तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है अग्र स्वर, पश्च स्वर, सम्र स्वर या ये सभी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। ठीक है ना। अग्र स्वर और पश्च स्वर जो होते हैं वो हमारे जीवा के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं और मुख्य आकृति के आधार पर हमारे सम्र स्वर, विभ्र स्वर इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या या अपरमेय संख्या। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने छठवां कि एक परमेय संख्या को किस रूप से व्यक्त किया जा सकता है। तो परमेय संख्या की परिभाषा ही यही होती है कि जिन्हें हम पी/क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें या लिख सकें। तो पहला है q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो p इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा है p/q, चौथा है कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि शून्य की खोज कहाँ हुई थी? यूनान में, बेबीलोनिया में, ब्रिटेन में या भारत में? तो शून्य की खोज हमारे भारत में हुई थी, आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि 990 का स्थानीय मान है 10, 100, दोनों या कोई नहीं। तो जो लोग इसमें दोनों लगाए हैं उनका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 990 का अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे, 990 में अगर हम 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10 बराबर 90। ठीक है ना। और इसमें जो दूसरा वाला 9 है तो उसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 900। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोई नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह कथन किसका है? मैथिली शरण गुप्त का, सुमित्रा नंदन पंत का, सुभद्रा कुमारी चौहान का या जयशंकर प्रसाद का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी परीक्षा से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आपको मिल जाए। ठीक है ना। 10वें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यम से कराया जाना चाहिए? खेल द्वारा, मूर्त वस्तुओं द्वारा, कविता द्वारा या उपरोक्त सभी। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर है कि 1 से 9 शब्द दिया हुआ है। ठीक है ना। अगर इसमें दिया होता कि संपूर्ण संख्या का ज्ञान छोटे छात्रों को किस माध्यम से कराया जाना चाहिए तो वो उसमें खेल द्वारा भी होता, कविता द्वारा भी होता, मूर्त वस्तुओं द्वारा भी होता और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर केवल 1 से 9 तक की संख्याओं की बात की गई है। ठीक है ना। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा, मूर्त वस्तुओं के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है का, डा, पा या ना? ठीक है ना। एक बार हम लिख के देख लेते हैं। जैसे का वर्ग हो गया हमारा, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। का उच्चारण स्थान होता है हमारा कंठ, चा का होता है हमारा तालव्य, ता का होता है हमारा मूर्धा और ता का होता है हमारा दंत। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? तो दंत ता वर्ग के अंतर्गत हमारा आ जाएगा ना। ठीक है ना। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है, तो हमारा दंत व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ना। ठीक है ना। अब 12वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है, तीसरा है, पांचवा है और दूसरा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा। सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या है वह 2 है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि 22 × 34 का गुणनफल है
748, 874, 487 या कोई नहीं, तो 748 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। गणित की मूल संक्रिया है जोड़, घटाना, भाग, गुणा, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गणित की जो मूल संक्रियाएं हैं वो जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी आती हैं, तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। अभी जो मैंने आपको बताया था, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है हमारा स्पर्श, कंठ, होष्ठ या दंत। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा दंत हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, वर्ण का अर्थ बताइए। तो वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े न कर सकें, और वर्णों के समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 16वां प्रश्न। 17वें प्रश्न की ओर देखें तो हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो हिंदी भाषा सीखने के हमारे प्रमुख अंग होते हैं शुभोपली, यानी कि सुनना। 4 अंग होते हैं हमारे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है ना। ये होते हैं हमारे हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख 4 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य की क्या परिभाषा होती है कि ऐसे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य प्रधान होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। 19वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो कहानी शिक्षण जो है ना वो सीखने की हमारी सबसे पुरानी, सर्वोत्तम और सबसे अच्छी विधि है। इसमें क्या होते हैं, बालक बोर भी नहीं होते हैं और अच्छे से एक बार कहानी के माध्यम से बताए जाने पर याद कर लेते हैं। कहानी के माध्यम से हम सामायिक जीवन की घटनाओं के बारे में हम बता सकते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन के बारे में हम बता सकते हैं। तो यह होते हैं हमारे कहानी शिक्षण के उद्देश्य, या कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। 20वें प्रश्न की हम बात करें तो सौभाग्य का हमसे विलोम शब्द पूछा गया है। तो सौभाग्य का हमारा विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य, ठीक है ना। 21वां प्रश्न हमारे सामने कि इकाई किसे कहते हैं। जैसे हम किसी भी क्षेत्र में जब हम गणना करते हैं तो उसकी सबसे छोटी, जो सबसे पहली इकाई होती है उसी को हम इकाई कहते हैं, ठीक है ना। 22वां प्रश्न हमारे सामने कि अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है स्थानीय मान, ठीक है ना। तो अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए बाएं से दाएं की ओर संख्या के स्थान की गिनती करते हैं, फिर उसके स्थानीय मान का निर्धारण किया जाता है। यह होता है हमारा अंक का स्थानीय मान। 23वां प्रश्न हमारे सामने के सरल वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। सरल वाक्य की हमसे परिभाषा पूछ रहा है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिनमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, तो वह होता है हमारा सरल वाक्य, ठीक है ना। 24वां प्रश्न हमारे सामने कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। अब विकारी शब्द क्या होते हैं दोस्तों, कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं हो गया, ठीक है ना, मुझे हो गया, मेरा हो गया, तो यह सब जो होते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। 25वां प्रश्न हमारे सामने कि 346 के सभी अंकों का स्थानीय मान निकालिए। तो 6 × 1 बराबर हो जाएगा 6, 4 × 10 बराबर हो जाएगा हमारा 40, और 3 × 100 बराबर हो जाएगा हमारा 300, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा इसका स्थानीय मान। अब 26वां प्रश्न हमारे सामने के आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो किसी भी संख्या को जब हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो वह होता है हमारा आरोही क्रम, और जब हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो वह होता है हमारा अवरोही क्रम, ठीक है ना। 28वां प्रश्न हमारे सामने के हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है। अब हंस पद यानी कि त्रुटि बोधक चिन्ह भी इसे हम कहते हैं। जैसे हमने कोई भी संख्या लिखी तो इसमें मान लो जैसे ये अंकों है, अंकों अगर हमारा छूट गया तो हम इसमें हंस पद लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे अंकों, ठीक है ना। ये होता है हंस पद। 29वां प्रश्न हमारे सामने के आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो आकाश के 3 समानार्थी शब्द होते हैं हमारे गगन, नभ और अंबर, ठीक है ना। ये 3 समानार्थी शब्द हो गए। 30वां प्रश्न है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो एक से जो संख्या प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम मूल संख्याएं भी कहते हैं। तो ये हुए हमारे ऑब्जेक्टिव और अतिलघुत्तरीय प्रश्न। आप इससे देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं, ठीक है ना। कुछ लघुत्तरीय प्रश्न भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लघुत्तरीय प्रश्न आए हैं।
तो पहला है 31वां प्रश्न के श्रवण कौशल के उद्देश्य बताइए, कविताओं के प्रकार लिखिए और देखते हैं कौन कौन से आए हैं पेपर में। गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए, देवनागरी लिपि की विशेषता, संख्या को गिनना पढ़ना सीखने की विधियां पूछी हैं और बच्चों को तीलियों के माध्यम से जोड़ कैसे सिखाएं, लेखन की विधियों का उल्लेख, लोकगीत से आप क्या समझते हैं, समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण स्पष्ट कीजिए और अशुद्ध उच्चारण शब्दों के कारण बताइए। तो ये हुआ हमारा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके हमने सॉल्यूशन की बात की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।